और 9 मई की गठरी इतनी भारी है कि कोई सियासी जमात इसका वज़न नहीं उठा सकती। ये आपके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो कि आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में किए, और आज DGISPR ने सेम वही कहा है जो कि आप अपने पिछले प्रोग्राम्स में कहते रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि मेरा निसफ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। मैं पिछले 50 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ और तकरीबन 45 साल से मैं ISPR के DG साहब जो होते थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ब्रीफिंग मैंने अटेंड की है। राइट। एक बात की मुझे खुशी है और मैं उसका क्रेडिट देना चाहता हूँ जन शरीफ साहब को कि उन्होंने कोई लगी लिपटी रखने की बजाय बबांगे दोहल हर बात को उसके सही पर्सपेक्टिव में सामने रख दिया है। ये मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि जो गोलमोल बात करते हैं पर उससे इबहाम में इजाफा होता है, क्लैरिटी नहीं होती। यस। तो आज आई सिट करेक्टेड ऑन मेनी थिंग्स आफ्टर हैविंग हर्ड दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी क्योंकि इतने अहम पॉइंट्स पर उन्होंने गुफ्तगू की कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। हाँ, लेकिन सबसे पहले 9 मई ही बनता है। जी जाहिर है वो 9 मई की बात। एक तो ये तासुर देने की कोशिश की गई थी कि 9 मई दफन हो गया 8 फरवरी को। जी इलेक्शन को याद होगा कि ये स्टेटमेंट जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी था कि जनाब 8 फरवरी को तो जो वोट पड़ा है को क़यामत आ गई है, को अनहोनी हो गई है, तो 9 मई का बयानिया तो दफन हो गया है। पहली बात तो ये कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस तासुर की न सिर्फ नफी कर दी है बल्कि इस तासुर को दफन कर दिया है कि 9 मई ख़त्म हुआ है। मैं आज भी अपने उस बयानिए पर कायम हूँ कि 9 मई एक ऐसा सानहा है जिसको ना तो दरगुजर किया जा सकता है, ये एक ऐसी कड़वी गोली है जिसको न निगला जा सकता है न थूका जा सकता है जब तक कि आप इसके कल्प्रिट्स को सजा ना दें। आइए जरा देखते हैं कि DGISPR किस तरफ इशारा कर रहे हैं। जी पहली बात तो उन्होंने कहा कि जी ये जो इंतशारी टोला है और जो कुछ इसने 9 मई को किया है इसका एक ही रास्ता है कि आप कौम से माफ़ी मांगे। वो ये नहीं कह रहे फौज से माफ़ी मांगे, जर्नैल से माफ़ी मांगे, वो कह रहे हैं कौम से आप माफ़ी मांगे कि आपने जो कुछ किया वो ना कौम के मुफाद में था, वो कौम के खिलाफ एक साजिश थी, रियासत के खिलाफ एक साजिश थी, अवाम के खिलाफ एक साजिश थी। बुखारी साहब, आपको याद होगा जब गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ था तो बहुत ज़्यादा यंगस्टर थे जिनके वीडियो बयान भी आए थे कि हम बहक गए थे, हमसे मैं अर्ज करता हूँ, हम ना इसको एक तरफ से लेके चलते हैं थोड़ा सा। देखिए 9 मई जो है ना हवा में नहीं हुआ, ना ये अचानक कोई था, इसके लिए बाकायदा जहन साजी की गई जिसकी तरफ DGISPR ने आज इशारा भी किया है। मैं आपको एक हवाला दूं, जब गिरफ्तार होकर इमरान खान साहब को ले जाया जा रहा था रावलपिंडी, याद होगा आपको, तो उन्होंने एक बयान रिकॉर्ड कराया था, बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी जिसमें उन्होंने आइंदा का लाहे अमल और आइंदा के टारगेट जो हैं उसकी निशानदेही कर दी थी। और इसी तरह अगले रोज़ ज़मान पार्क में एक कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी PTI की, जिसमें वर्कर्स को जमा होने की न सिर्फ हदायत की गई थी बल्कि ये भी कहा गया था कि कहाँ कहाँ जमा हों। मुझे अच्छी तरह से याद है उन सारे लीडरान के वो बयान, चाहे वो शहरियार रफीदी थे, चाहे वो यास्मीन राशिद थी, चाहे वो हमाद अजहर थे, चाहे वो इस तरह बोल रहे थे जैसे कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक है। ना इन्होंने किसी को हिसाब देना है, ना इनके करने पर, इनकी करनियों पर कोई इनसे पूछेगा। तो एक तो ये बिल्कुल वाज़ेह है बात कि 9 मई अचानक नहीं हुआ, 9 मई बाकायदा प्लान किया गया था और जो प्लानर हैं अब उनकी भी निशानदेही जो है हो चुकी है। कुछ फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल भुगत रहे हैं, कुछ सिविलियन अदालतों में उनके खिलाफ मुकदमात हैं। बुखारी साहब, ये सिर्फ सिविलियंस के लिए, मैं चाहूँगी आप उसको भी हाईलाइट करें जो कि फ़ौज ने खुद एहतसाबी के अमल में बहुत से जर्नल्स को भी जी वो देखें, वो तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया। उन्होंने कहा कि 3 स्टार जनरल के खिलाफ एक्शन हुआ, सबने देखा जी। उन्होंने तस्लीम किया कि हाँ हमारे यहाँ इंटरनली इतना स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है। और अगर मैं थोड़ी सी लिबर्टी लूँ तो मैं रिकॉल करूँगा कि एक ब्रिगेडियर को उम्र की सज़ा, कैद की सज़ा हुई। इसी तरह से एक और जनरल को, मेजर जनरल को भी उसकी जो डीड्स थी उसके मुताबिक सज़ा दी गई। तो ये बात तो तस्लीम शुदा है कि फ़ौज के अंदर एक इफेक्टिव और बहुत स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जो है वो मौजूद है। अब उसकी तफसीलात जो हैं बाज़ औक़ात कौमी मफाद में वाज़े नहीं की जाती और मैं समझता हूँ कि उसकी भी यकीनी तौर पे कोई जेन्युइन वजूहात होती हैं कि वो बात जो है कहीं दुश्मन के हाथ ना लगे कि क्या क्या होता रहा है वहाँ पर। एनीवे वो हम ज़रा थोड़ा सा हट जाएंगे उससे। देखिए एक तो ये कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिग्निफिकेंस ये है कि 9 मई से 2 दिन पहले हो रही है। हाँ जी। लिहाजा मुझे यूं लगता है जैसे ये ज़रूरी समझा गया कि कुछ चीज़ों की वजाहत कर दी जाए, उनको बता दिया जाए कि ऐसा फिर दोबारा ना करें 9 मई। अच्छा जी, इसका एक पहलू ये है कि
उन्होंने ये भी कहा कि ये साजिश जो है ये 9 मई से बहुत पहले से जारी थी, और उन्होंने एक खौफनाक हवाला दिया कि ज़रा 2014 कमीशन बनाएं आप ज़रूर, लेकिन ज़रा 2014 से शुरू कर देना, जब धरना दिया गया था। उस धरने में क्या हुआ था, उसमें सेवनी की बात की गई थी, आपको याद होगा अच्छी तरह से, मेंशन किया, बिल जला दें, ये कर दें, ये कर दें, पीटीवी पे हमला हुआ था, और बहुत सारे ऐसे एक्ट हुए थे जिनको अगर उस वक्त निप कर दिया। अगर आपको याद हो वो एक एसएसपी को जो मारा था पीटीआई के वर्कर्स ने, जिस बुरी तरह से, कसूर उसका क्या था वो भी सबने टीवी पर देखा था। तो अगर उनका ख्याल ये था कि अगर उस वक्त इसकी यानी क्या कहते हैं इसको, अगर इसको आइडेंटिफाई करके इसकी सज़ा दे दी जाती तो फिर ऐसा ना होता। उन्होंने तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर धरने के ऊपर एक्शन हो जाता तो फिर 9 मई नहीं होता। यही बात काजी फायज ईसा साहब ने कल अपने उस प्रोसीडिंग्स के दौरान भी कही। उन्होंने तो ये कहा कि 9 मई को 2014 के धरने में ढूंढने की जरूरत है। तो आप देखें कि दो पॉइंट ऑफ व्यू कैसे आपस में मिल रहे हैं। 2016 का भी हवाला दिया जब परवेज खटक आए थे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि दूसरी बात ये जो और बहुत अहम है उसकी तरफ भी इशारा करना ज़रूरी है कि उन्होंने कहा कौम से माफ़ी मांग लें जी। चलिए वो अगर दरगुजर करती है कौम तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो तासर देने की कोशिश की जा रही है ना कि हम कोई बातचीत कर रहे हैं उनके साथ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उन्होंने कहा न सिर्फ ये कि कोई बातचीत हो नहीं रही है, कोई बातचीत होगी भी नहीं। क्या ये मेरा मौक़िफ़ नहीं रहा है कि 9 मई की गठड़ी जो है वो इतनी वजनी है, इतनी भारी है, ना ये अमल इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में हुआ, और मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि ये फौज आइंदा ये होने भी नहीं देगी। और मैं इसके साथ साथ ये भी कहूँगा, मामले पर भी बोले, मैं आ रहा हूँ, मैं इसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि मुझे ये बताइए, दुनिया में बहुत इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स भी चली हैं, दुनिया में रिवोल्ट्स भी हुई हैं, मुझे आप बताइए कोई मिसाल मिलती है आपको ऐसी कि इस तरीके से फ़ौज की इंस्टॉलेशंस के ऊपर चढ़ाई कर दी जाए, इस तरह से GHQ में घुस जाया जाए, इस तरह से एयर बेस के ऊपर आप पेट्रोल बम लेके चले जाएं, आप रेंजर की गाड़ियाँ उठा के नहर में फेंक दें। तो ये तो और जो और मेरे लिए बहुत रिलीफ का बायस है वो ये कि उन्होंने कंपैरेटिव टर्म्स में भी बात की। उन्होंने कहा जनाब आपने देखा क्या हुआ अमेरिका में कैपिटल हिल के ऊपर, सबको पनिश किया आप ये, और एक हवाला जो उन्हें देना चाहिए था मेरे ख्याल से शायद उनके माइंडसेट में तो होगा, वो है बरतानिया में जो लूटिंग और आर्सन के वाकयात हुए थे जी। 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने शॉर्ट सर्किट टीवीज़ के साथ उनको आइडेंटिफाई करके फिर उन्होंने ये नहीं देखा कि बच्चा कौन है तो जवान कौन है, अंडर एज को भी सजा मिली। तो मतलब कहने का ये है, ये उन्होंने हवाले इसलिए दिए थे कि अगर 9 मई के बाद ये या इससे पहले इस तरह हो गया होता तो शायद 9 मई तक नौबत जो है वो नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आ जी आपने क्या कौन सा किसका जिक्र किया, IMF को जो लेटर लिखा है वो उसका भी आप जिक्र अब वो ये बयान कर रहे हैं कि ये जिन्होंने ये 9 मई किया है वो बुनियादी तौर पर फौज से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के दुश्मन है। उसके हवाले उन्होंने दिए, उन्होंने कहा जी IMF को लेटर लिख दिया कि इनको पैसे ना दें जी। जिस तरह के एहतजाज उन्होंने अमेरिका की सड़कों के ऊपर बैठ के किए वो आपके सामने हैं। जिस तरीके की दीगर बेपनाह साजिशें जो हैं, देखिए जब उनकी मर्जी का कोई फैसला ना आए तो जजों की तस्वीरों पर जूतियां भी उन्होंने बरसाई, जब उनकी मर्जी से के बगैर उनको कहीं से निकाल दिया जाए तो फिर आपने देखा कि पाकिस्तानी झंडे भी जले बाहर और पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्टों को भी आग लगाई गई। कौन थे भाई ये लोग? दूसरा जिम्मेदार उन्होंने सबसे ज्यादा ठहराया सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया के हैंडलर्स कौन है किसको नहीं पता, कौन उस स्ट्रेंथ को नहीं मानता, अपनी कौन ओन नहीं करता। वो तो कहते हैं हमारी ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। KPK की गवर्नमेंट ने क्या 22,000 के करीब लोग हायर नहीं किए हुए थे सरकारी खर्चे के ऊपर सोशल मीडिया के हैंडलर्स? ये बहुत बड़ा स्कैंडल नहीं है ये? तो क्या उन सबको कौमी खजाने से पेमेंट दी जाए पाकिस्तान की रियासत के साथ दुश्मनी की, पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की, पाकिस्तान के अंदर एक घिनौनी साजिश करके फौज के इंस्टीट्यूशन को चैलेंज करने की? तो ये वो सारे सवाल हैं पर भी बात की ना, जो मैं आ रहा हूँ अभी तो आप जल्दी तो इससे जानना छूट नहीं सकती। नहीं, मैं आपको सिर्फ हाईलाइट कर रही हूँ कि देखिए एक उन्होंने फिर कहा आज़ादी राय। यस, ये इतना बड़ा मिसनोमर है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आई एम ए जर्नलिस्ट एंड आई कैन क्लेम टू बी ए वेटरन जर्नलिस्ट। आई हैव गिवन 2/3 ऑफ माई लाइफ टू दिस प्रोफेशन। ये कोई स्लोगन नहीं है कि आप स्टेट पे चढ़ दौड़े
आप स्टेट के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएं और आप कहें कि जी ये तो आज़ादी राय है। ये कोई आज़ादी राय नहीं है। दुनिया के किसी कोने में, किसी सिविलाइज्ड वर्ल्ड में, किसी डेवलप्ड वर्ल्ड में, अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड में, डेवलपिंग कंट्रीज में कहीं ये लाइसेंस नहीं है आपके पास कि आपके मुंह में जो आए आप कह दें, जो आप लिखना चाहें वो लिख दें एंड यू गेट अवे विद इट। कहीं नहीं होता ये। मैं आपको लंदन की मिसाल देता हूँ जो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है। वहाँ एक सेंट्रल ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगर कोई शख्स कंप्लेंट कर दे कि किसी शख्स ने मेरा कोट मिसकोट किया है या मेरी जात को यह नुकसान पहुंचाया है, तो वो एक डिक्री जारी कर देती है जिसके बाद उस जर्नलिस्ट को बरतानिया में किसी शोबे में मुलाजमत नहीं मिलती है। ये आज़ादी राय कंप्रोमाइज कहाँ हुई है इसके ऊपर? ये तो आपको सिर्फ ये कह रही है कि जिम्मेदाराना साबित यहाँ पर भी ऐसे कवानीन हमारे यहाँ कवानीन मौजूद हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हमारे यहाँ पीका कानून बनता है तो आज़ादी राय खतरे में पड़ जाती है। हमारे यहाँ उस वक्त आज़ादी राय खतरे में नहीं पड़ती जिस वक्त लोग जो हैं वो अपनी मर्जी से एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा करते हैं। जब अपनी मर्जी की पार्टियों को पाकिस्तान के मुफादात से ऊपर समझते हैं, जब उनको हीरो बनाने की खातिर पाकिस्तान की रियासत के सारे नॉर्म्स कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो ये मैं जो ये चिल्ला रहा हूँ वो इसलिए कि मुझे खुशी ये है कि आज वो सब कुछ कहा गया है जो मैं एक तरतीब के साथ अपने प्रोग्रामों में कहता रहा हूँ। वो कहते हैं कि वो झूठ पे झूठ बोले और बोलता चला जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। भाई सच बोले ना खुदा के लिए। और दूसरी बात वो कहते हैं कि जब ऐसे वाक़यात दुनिया में होते हैं उस पर ज़रा नज़र दौड़ाएं और देखें वहाँ क्या किया गया। और जो एक बात की तरफ उन्होंने इशारा किया वो बड़ी गंभीर है। वो ये कहते हैं कि हम अगर इसी तरीके से एंटी स्टेट, एंटी आर्मी प्रोपेगेंडा करते रहेंगे तो क्या हम एक और 9 मई का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या एक 9 मई होने दी जाए? मैंने आपको पहले भी कहा था कि ना ये ऐसा हो सकता है ना ही ऐसा होने दिया जाए।